14 अगस्त की शाम नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ अपने ऐतिहासिक भाषण की तैयारी कर रहे थे। पंडित नेहरू अपनी मेज पर बैठे थे। उनकी कलम में आज़ादी के बाद के भारत की रूपरेखा तैयार हो रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही जो खबर उन्होंने सुनी, उसे सुनते ही उनका चेहरा लाल पड़ गया। आज़ादी का उल्लास एक पल में आंसुओं में बदल गया। पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी से कहा, "ये क्या सुन रहा हूं? लाहौर में लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों में पानी की सप्लाई काट दी है। जो लोग प्यास से तड़प रहे हैं, उन्हें अपने ही घर से बाहर निकलने पर मार दिया जा रहा है। ये दंगे, ये आग पूरे भारत में फैल रही है।" नेहरू ने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, "मैं अपने 15 अगस्त के भाषण में ये कैसे कह सकता हूं कि मैं खुश हूं, जबकि मेरा लाहौर जल रहा है? ये मूर्खतापूर्ण बात है। खुशी का मौका, लेकिन दिल टूट चुका था। ये आज़ादी की कीमत थी जो लहू से लिखी जा रही थी।" विभाजन की पीड़ा नेहरू के भाषण के शब्दों को भारी कर रही थी। जब दिल्ली में नेता आज़ादी के कागज पर दस्तखत कर रहे थे, उसी वक्त पंजाब धरती पर बदले की आग भड़की हुई थी। ये आग अचानक नहीं लगी थी। इसकी चिंगारी बहुत पहले, बल्कि 1 साल पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान के साथ ही लग चुकी थी, जिसने कोलकाता को खून में नहला दिया था। खून से लथपथ अमृतसर और लाहौर अगस्त 1947 की शुरुआत में ही ये चिंगारी एक भयंकर आग का रूप ले चुकी थी। जिस जमीन पर कभी गुरुओं के शांति संदेश गूंजते थे, वो अब नफरत के शोर में दबी हुई थी। अमृतसर की जमीन लाल हो चुकी थी। रोजाना तकरीबन 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर इस बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। ये सिलसिला एक भयानक नरसंहार में बदल गया। सिखों की टोलियों ने मुसलमानों को मारा और मुसलमानों की टोलियों ने सिखों और हिंदुओं को खत्म किया। अमृतसर की जमीन बेगुनाहों के खून से लथपथ थी। उस दौर की सबसे भयावह कहानी रेलगाड़ियों की थी। ये रेलगाड़ियां जो सरहदों को आपस में जोड़ने वाली थीं, अब हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई थीं। दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर जाने वाली पहली सरकारी अफसरों की ट्रेन, जिस पर आज़ादी के कागजात और पाकिस्तान के लिए जा रहे कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद थे, पटियाला पहुंचते ही हमले का शिकार हुई। ये किसी ट्रेन पर होने वाला पहला बड़ा हमला था, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई। जब ये खबर लाहौर और कराची पहुंची, तो बदले की आग भड़क उठी। आज़ादी से ठीक 48 घंटे पहले 13 अगस्त 1947 लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी। वो स्टेशन तो पहुंची, लेकिन उसमें कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। ट्रेन चलने से पहले ही 42 हिंदू और सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हर डिब्बे में थीं बस लाशें ही लाशें। और फिर आया वो दृश्य जिसने विभाजन की क्रूरता को अमर कर दिया। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन पहुंची, उसमें सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें मौजूद थीं। हर तरफ खून से लाल हुई ये ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयान कर रही थी। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा चिपका था, जिस पर नफरत से लिखा था, "पटेल और नेहरू की आज़ादी का ये तोहफा है।" लाखों लोग रात के अंधेरे में बारिश के बीचों बीच अपने मुल्क में नहीं पहुंचने के डर से पलायन कर रहे थे। कुछ समय पहले जो लोग हाथ थामकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वही आज एक दूसरे के खून के प्यासे बने फिर रहे थे। कई बहन बेटियों की इज्जत लुट ली गई। विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई थी। जिस समय दिल्ली में जश्न का शंखनाद हो रहा था, उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नुआखली में नहीं पहुंची। देश के पितामह महात्मा गांधी उस ऐतिहासिक भाषण, जिसे पूरे देश ने सुना, को नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी दिल्ली में नहीं, बल्कि बंगाल के नुआखली में थे और वे अनशन पर बैठे थे। ये अनशन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए था। नेहरू और पटेल ने गांधी जी को खत भेजकर दिल्ली आने और अपना आशीर्वाद देने का अनुरोध किया था, लेकिन गांधी जी का जवाब इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, "कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जब देश जल रहा है, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, तो मैं किस मुंह से दिल्ली आ सकता हूं?" गांधी जी नुआखली में गांव-गांव गए। उनके पास केवल उनकी धार्मिक पुस्तकें थीं। उन्होंने सभी हिंदुओं और मुसलमानों से शांति में रहने की अपील की और उन्हें शपथ दिलाई कि वे एक दूसरे की हत्याएं ना करें। वे कुछ दिन गांव में रुके, ये देखने के लिए कि उनके वचन का पालन हो रहा है या नहीं। उनके अथक प्रयासों से नुआखली में शांति स्थापित हो गई। गांधी जी के इस शांति मिशन की कामयाबी पर स्वयं लॉर्ड माउंटबेटन ने 26 अगस्त 1947 को उन्हें एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उनकी सराहना की।
ये पत्र इतिहास की सबसे शक्तिशाली गवाहियों में से एक है। पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं, लेकिन वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। बंगाल में हमारी सोच में केवल एक आदमी था और वहां कोई हिंसा नहीं हुई। एक सैन्य अधिकारी और प्रशासक के रूप में मैं इसे एक व्यक्ति की सेना को सलाम करना चाहूंगा। इस प्रकार दिल्ली में जब देश अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब आज़ादी के जनक एक अलग ही मोर्चे पर मानवता की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। पंडित नेहरू भाषण देते हुए कहते हैं, बहुत साल पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वो वादा पूरा करें। शायद पूरा नहीं, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक। जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई और उजली चमकती सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में दुर्लभ ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबी हुई थी अभिव्यक्ति पाती है। और फिर ठीक रात के 12 बजे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगा रहे थे। हर भारतीय खुद को एक आज़ाद परिंदा महसूस कर रहा था। 15 अगस्त 1947 सुबह 8:30। बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज की किरणें दिल्ली पर पड़ रही थीं। राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक समारोह हुआ। पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली। ब्रिटिशर्स का झंडा उतारा गया और आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया। ये वो क्षण था जिसका 200 साल से इंतजार था। हर भारतीय की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। मगर ये आज़ादी कितने घम का पर्याय बनी। जब दिल्ली जश्न में डूबी थी, लाखों लोग 14 अगस्त की उस काली रात को ही बेघर हो चुके थे। हिंदुओं का भारत में आना और मुसलमानों का पाकिस्तान में जाना इतना आसान नहीं था। जो जमीन कल तक उनकी थी, आज पराई हो चुकी थी। वे सड़कों पर थे, अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए मीलों पैदल चल रहे थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक मानवीय विस्थापन था। भारत ने सिर्फ अपना एक हिस्सा नहीं खोया था, हमने 3,46,737 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों लोग रातों रात अलग हो गए। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जिन ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ इतने घिनौने जुर्म किए, उन्हें हमने बारातियों की तरह विदा किया। ब्रिटिश सैनिकों की आखिरी टोली 27 अगस्त 1948 को बैंड बाजे के साथ विदा हुई। 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत एक आज़ाद मुल्क के रूप में जागा था।